नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर की खरी खरी, हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने वाले पत्रकार संपादक वो अपनी तीखी टिप्पणियां देते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सरकारी पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। आज फिर हम श्रवण जी से बातचीत करेंगे। दरअसल इस वक्त जो चर्चा है पूरे देश के अंदर वो चुनाव को लेकर है, लोकसभा चुनाव को लेकर है और प्रथम चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में एक चर्चा जो पिछले एक साल से लगातार चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया गठबंधन बन तो गया, उस पर कुछ मतभेद भी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक इंडिया गठबंधन नहीं दे पाया है वो ये कि क्या इस गठबंधन का कोई चेहरा होना चाहिए या नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी एक बड़े सशक्त चेहरे के तौर पर है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं की है। लगातार 2 बार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है और वो पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं या पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द बन जाता है। तो एक तरफ उनका चेहरा है, उनका व्यक्तित्व है, उनका प्रधानमंत्रित्व काल है, दूसरी तरफ एक शून्य दिखाई पड़ता है। इस शून्य को कौन भर सकता है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को किसी चेहरे की जरूरत भी है? एक पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल है कि अगर जरूरत है तो फिर चेहरा कौन हो सकता है? और तीसरा, इस चेहरे को चुनने में कोई रणनीतिक चतुराई भी दिखाई जा सकती है जिसका चुनाव पर असर पड़ता हो। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रवण जी, ये जो बात की जा रही है कि चेहरे को लेकर आपकी नजर में क्या वाकई में कोई चेहरा होना चाहिए, और अगर चेहरा होना चाहिए तो प्रधानमंत्री के तौर पर वो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, चेहरे का खुलासा तो अभी होगा नहीं, क्यों कई कारणों से नहीं होगा। क्योंकि उत्तर भारत में जो चेहरे हो सकते थे वो गायब हो गए पूरे के पूरे रेस से। एक चेहरा नीतीश कुमार का था, वो जो बनना भी चाहते थे, पर एक लगता है किसी षड्यंत्र के तहत वो थे इंडिया अलायंस में और वो चले गए। एक चेहरा ममता का था जो बड़ा महत्वाकांक्षी चेहरा है, पर वो अपने कारणों से बाहर हो गया, इंडिया अलायंस से बाहर हो गया। वो इंडिया अलायंस में है पर नहीं है। अब उत्तर भारत का जो पूरा इलाका है, विंध्य के इस तरफ का, जिसमें पश्चिम भी है, पूर्व भी है और सेंट्रल इंडिया भी है, इसमें प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में केवल राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति दिखता है। और वो कई कारणों से, राहुल गांधी तो मना भी कर चुके हैं, और गांधी परिवार का कोई आदमी बनेगा इसमें भी शक है। क्योंकि राहुल गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं बनने दिया था। ऐसी चर्चाएं 2004 को लेकर चली थी। तो इसलिए जो लगता है एक शून्य विंध्य के इस पार पूरा का पूरा है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि क्या इंडिया अलायंस के पास कोई चेहरा है नहीं, कि बनेगा कि नहीं, या कोई किसका दावा हो सकता है। एक चीज जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और मैं ध्यान देना चाहता हूं, और लोग भी पूछते हैं कि कौन हो सकता है चेहरा। मेरा ऐसा मानना है कि क्यों नहीं स्टालिन हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं की कि दक्षिण भारत से कोई प्रधानमंत्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक रणनीतिक रणनीति के तहत हम दक्षिण भारत से या तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या इस तरह की कोई सेरेमोनियल पोस्ट को देते रहे हैं, पर कभी इन टर्म्स में सोचा नहीं गया कि क्या दक्षिण से कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकता है कि नहीं। जी, मैं इसके कई कारण दिखाता हूं जो मुझे लगता है। एक तो यह कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर भारत की राजनीति में तमिलनाडु का कोई मुख्यमंत्री इतनी रुचि ले रहा हो, मतलब जबरदस्त तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में भी हैं। वो बम्बई के इंडिया अलायंस की शिवाजी पार्क की सभा में भी आए थे और वहां उन्होंने कहा था कि वो आई हैव कम हियर फॉर ब्रदर राहुल, और वो उन्होंने कहा था ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कल उन्होंने एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि जो भारत है उसमें लोकतंत्र खतरे में है, फासीवादी ताकतें हावी होना चाहती हैं।
पर हमारे पास एक स्ट्रांग टीम है, और उन्होंने उस टीम में अखिलेश, केजरीवाल और उद्धव आदि के जो नाम लिए, उन्होंने कहा कि, और ये भी कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इट इज अ सेकंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टालिन चेहरा हो सकते हैं कि नहीं, और क्यों हो सकते हैं, किन कारणों से हो सकते हैं, और उनके नाम की घोषणा अभी क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर अभी की जाए तो जो उनके बेटे का जो पूरा वक्तव्य आया था सनातन को लेकर, वो बीजेपी उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, बूमरैंग कर सकता है। अब मैं एक आपको फिगर शेयर करना चाहता हूं आशुतोष जी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल, ये 6 राज्यों में 150 सीटें हैं, और इसकी जो पॉपुलेशन है इन राज्यों की वो लगभग 31 करोड़ है, 31 करोड़। 150 सीटें, 130 करोड़, 31 करोड़ पॉपुलेशन, और इसमें बीजेपी के पास कुल 37 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें इनके पास कर्नाटक की हैं, जो कि निश्चित रूप से इस बार कम होने वाली हैं। तो परसेंटेज के टर्म्स में कुल सीटें और इनके पास जो सीटें, कुल स्ट्राइकिंग रेट 24% है, जो कि मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद वो स्ट्राइकिंग रेट 20% से नीचे चला जाएगा। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है और 6 राज्यों में उसका जो परफॉर्मेंस है इतना पुअर है, अब आप 3 स्टेट्स बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र को भी जोड़ लें तो 280 सीटें हो जाती हैं, और 280 सीटों में बीजेपी के पास कुल 95 सीटें हैं, जो 2019 का आंकड़ा है, और स्ट्राइकिंग रेट बनता है 30% का। अब ये 9 स्टेट्स में 2024 के चुनाव में जितनी स्टेट्स हैं, मतलब 6 ऊपर की जो मैंने बताई, वो पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ भी सीटें कम होंगी। तो स्ट्राइकिंग रेट मुझे लगता है कि सीटों के संख्या में ये 95 की जो संख्या है वो 80, 85, 80, 75, 70 के करीब आ सकती है, और स्ट्राइकिंग रेट 25% से कम हो सकता है जी। अब आप कल्पना कीजिए कि 280 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो 75 सीटों का है या 70 सीटों का है, और यह 25% है। उस पार्टी को देश पर राज करने का क्या अधिकार बनता है कि आधी आबादी, 67 करोड़ आबादी है इन 9 राज्यों की, तो क्यों नहीं दक्षिण के किसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन का दावा प्रधानमंत्री पद के लिए होना चाहिए, और देश की एकता के लिए भी होना चाहिए, और खासकर इसलिए होना चाहिए कि दक्षिण से अब प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार बचा नहीं है। केरल में कोई है नहीं, कर्नाटक में कोई है नहीं, तेलंगाना में केसीआर थे, वो गायब हो गए हैं जी। आंध्र में चंद्रा बाबू थे, वो गायब हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो 9 राज्य हैं, तमिलनाडु से लगा के महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल का भी हम ममता को रूल आउट करें और बिहार में नीतीश को रूल आउट करें, तो इन 9 राज्यों की 66 करोड़ पॉपुलेशन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन दिखता है आपको, या मुझे कौन दिखता है? जी। तो एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि देश की एकता के लिहाज से और यूनिटी के लिहाज से इस बार दक्षिण का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, और इंडिया अलायंस का वो फेस क्यों नहीं हो सकता। दूसरा ये कि जो स्टालिन है या डीएमके है या दक्षिण भारत है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय स्तर पर आम स्वीकृति प्राप्त करने से बाधित करता है, वो रोकता है। मतलब दक्षिण में आप इतने सालों के बाद भी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहुंच नहीं पाती है, मतलब वो नेशनल पार्टी होने का दावा करती है पर वो है नहीं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, वो ये कि जब स्टालिन के बर्थडे बेश पर या बर्थडे पार्टी पर तमाम इंडिया अलायंस के नेता चेन्नई में इकट्ठा हुए थे, तब फारूक अब्दुल्ला ने एक बात कही थी जिसको अंडरलाइन भी किया गया था उस समय, और वो बात ये थी कि स्टालिन क्यों नहीं फेस हो सकते।
ये इंडिया अलायंस का, और उस पर अधिकतर लोगों ने सहमति व्यक्त की थी। और आज भी अगर आप इंडिया अलायंस के लोगों से बात करेंगे या पूछा जाएगा कि भाई आप अगर राहुल गांधी उम्मीदवार नहीं है और बनना नहीं चाहते, और गांधी परिवार से राहुल गांधी मना कर चुके हैं साफ तौर पर कि कोई परिवार का आदमी पद नहीं लेगा, कि न प्रियंका लेंगी, न सोनिया जी लेंगी, न राहुल लेंगे, ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस का चेहरा कौन हो सकता है पूरे देश के, जिसमें स्वीकृति हो और पूरे देश की एकता का मामला हो। तो मैं ये जो चीज देख रहा था, और दूसरा ये कि जो राहुल की लड़ाई है जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन उनको मिला है, वो आप पाएंगे कि दक्षिण से मिला है। मतलब तमिलनाडु में जो उनका अलायंस है, या केरल में जो उनके पास आज की तारीख में 20 में से 15 सीटें हैं कांग्रेस के पास। मतलब अगर उत्तर की तुलना में अगर आप देखेंगे तो केरल में या तमिलनाडु में जो सीटें हैं, तमिलनाडु में भी 8 सीटें हैं उनके पास, और अब कर्नाटक में उनके पास सीटें काफी हो जाएंगी, तेलंगाना में हो जाएंगी, आंध्र में हो जाएंगी। तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर दिखाता है, वो ये दिखाता है कि जो राहुल हैं वो अब बीजेपी के उत्तर पर दक्षिण से हमला करेंगे, या कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो स्वीकृति है आम जनता के बीच में, वो उत्तर के बजाय दक्षिण में ज्यादा है, जो कि प्रूव हो चुका है जी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने जिस बेल्ट को टच किया कर्नाटक के और तेलंगाना के, वहां पूरे रास्ते में जो पूरा सड़क का रास्ता था, वहां पूरा का पूरा कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। ये जो एक एलिमेंट बताता है, और जो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से अगर हम चलते हैं कि कौन दावेदार हैं, दक्षिण में कौन है या उत्तर में कौन है, और राष्ट्रीय सहमति इंडिया अलायंस के बीच में किस तरह की बन सकती है, जिनके नामों को लेकर किसी को आपत्ति नहीं हो। मतलब राहुल के नाम को लेकर हो सकता है कि ममता बनर्जी को आपत्ति हो या केजरीवाल को आपत्ति हो, पर या अखिलेश को आपत्ति हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर तमाम चीजें हुई। पर मुझे नहीं लगता कि 74 ईयर के जो स्टालिन हैं, और जिस तरह का कन्विक्शन उनका डेमोक्रेसी के प्रति है और फासिज्म के प्रति उनका विरोध है, और बीजेपी का जितना स्ट्रांगली वो विरोध करते हैं, और जिस तरह का चैलेंज वो बीजेपी को तमिलनाडु में दे रहे हैं, या पूरा दक्षिण जो बीजेपी को प्रवेश नहीं करने दे रहा है, ऐसी स्थिति में जो मुझे लगता है कि एक जो जवाब हो सकता है वो स्टालिन हो सकते हैं, और होना चाहिए, क्योंकि उनका कई कारणों से अधिकार बनता है। जो कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेल्ट है पूरा का पूरा यूपी, एमपी, राजस्थान, असम, गुजरात, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा तक सीमित है। ये पूरा का पूरा बेल्ट जो 68 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है और 238 सीटें हैं, इसमें सबसे ज्यादा 197 सीटें हैं बीजेपी के पास, और स्ट्राइकिंग रेट भी 82% या 83% है। अब बीजेपी को क्या केवल इस आधार पर, इन राज्यों के आधार पर देश पर राज करने का अधिकार और कितने समय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से ये 2024 का जो चुनाव है, ये कई चीजें जो तय करेगा, उसमें एक ये भी तय करेगा कि देश के विकास में दक्षिण भारत की भूमिका को देश के नागरिक कितना स्वीकार करते हैं। और ये बड़ा, इस बार जो नतीजे आएंगे वो मुझे लगता है काफी चौंकाने वाले आएंगे, जो कई चीजों को डिफाइन करेंगे और इंडिया अलायंस के लिए एक नई भूमिका देश की राजनीति में तय करेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।